हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज है संडे। 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विद डिटेल। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे की सारे। तो शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। चले देखिए, फिल्म फेयर 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया। यहां पर बात की जा रही है फिल्म फेयर 2025 अवार्ड की, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। फिल्म फेयर की बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2025 में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड को अनाउंस किया गया। 11 अक्टूबर को अहमदाबाद गुजरात में ये अवार्ड दिए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन है वो लापता लेडीज मूवी को मिले थे। इसे 24 नॉमिनेशन मिले और सबसे ज्यादा फिल्म फेयर भी लापता लेडीज ने ही अपने नाम किए। इसने टोटल 13 अवार्ड जीते हैं। तो यहां पर मेन कैटेगरी जो है फिल्म फेयर की, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात होगी बेस्ट फिल्म की, तो इसका अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को दिया गया लापता लेडीज मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी यहां पर एक अवार्ड दिया गया, जो कि जीनत अमान और श्याम बेनेगल को संयुक्त रूप से दिया गया। तो ये अदर कैटेगरीज थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है फिल्म फेयर की, वो मैंने आपको यहां पर बता दी। हिंदी सिनेमा में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे पहली बार दिए गए थे 1954 में। ओके, देता कौन है? फिल्म फेयर मैगजीन, जो कि टाइम्स ग्रुप के अंतर्गत आती है। ये हर साल फिल्म फेयर अवार्ड देती है। तो हमारा क्वेश्चन बेस्ट एक्ट्रेस से था, तो यह अवार्ड किसको दिया गया? आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को लाने वाला देश का पहला राज्य बना है केरला स्टेट। अच्छा, होता क्या है, बिल क्या है? तो देखिए क्या होता है, कॉर्पोरेट में, प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि वर्क प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति है जो कि 10 से 5 की जॉब कर रहा है या 10 से 6 की जॉब कर रहा है और वो घर जाता है 6 बजे के बाद, वैसे ही वो थका हुआ है, उसके बाद भी कॉर्पोरेट में क्या होता है कि कंपनी कभी फोन कर देती है, ईमेल कर देती है, रात को 10 बजे मीटिंग शेड्यूल कर दी, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो मतलब एक लाइफ बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। इसके कारण वो स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस में आने के बाद, डिप्रेशन में आने के बाद हो सकता है कि सुसाइड जैसे कदम भी वो उठाए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक बिल केरला की जो असेंबली है उसने इंट्रोड्यूस किया है। इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब अगर ये बिल केरला विधानसभा में पास हो जाता है, ये फाइनली कानून बन जाता है, तो उसके बाद कंपनी जो है वो वर्क टाइम के, जॉब टाइम के बाद किसी भी एम्प्लॉय को ईमेल, फोन वगैरह नहीं करेगी, है ना। और अगर करती भी है तो सामने वाला मतलब एम्प्लॉय है वो इसको वापस रिप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो ईमेल का जवाब दे या ना दे, कॉल उठाए या ना उठाए, मीटिंग अटेंड करे या ना करे, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। इसके लिए ना तो उसको जॉब से निकाला जा सकता है, ना ही उसको किसी और प्रकार से प्रॉब्लम दिया जा सकता है। मतलब ये सभी चीजें अब खत्म होगी। तो ये हर व्यक्ति का राइट होगा। केरला में इसे कहा गया है राइट टू डिस्कनेक्ट। इस बिल को लेकर आया है केरला स्टेट असेंबली, उसने इस बिल को रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिल क्या है। कुछ देश हैं वर्ल्ड में जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट को लागू कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये वर्ल्ड के ऐसे देश हैं, कुछ और भी हैं जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट को पहले ही अपने देश में लागू कर चुके हैं। इंडिया में लोकसभा में एक बार इसकी बात हो चुकी है 2018 में, लेकिन ना तो ये बिल पास करने के लिए रखा गया और ना ही ये पास हुआ। ठीक है, और अब केरला गवर्नमेंट लेकर आई है, केरला की विधानसभा में इसे रखा गया है। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। दक्षिण एशियाई देश है, एशिया की सबसे छोटी कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में देखने को मिलती है। तो यूनेस्को ने इसे ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट दिया है। होता क्या ये समझो। देखिए यहां पर बात होगी 3 डिसीज की। एक होता है एचआईवी, एक होती है साइफिलीज और एक होती है हेपेटाइटिस बी। ये तीनों डिसीज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोका है मालदीव ने। मतलब क्या होता है, ये तीनों जो बीमारी है ना वो माता से न्यू बॉर्न बेबी को फैलती है। अगर कोई देश इस पर काम करता है, इसे खत्म कर देता है, तो फिर उसे ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना है मालदीव, जिसको ये दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मालदीव में पिछले 2 साल में इन 3 बीमारियों के कारण माता से न्यू बॉर्न बेबी में एक भी डेथ देखने को नहीं मिली। इन तीनों बीमारी से पिछले 2 साल से एक भी डेथ देखने को नहीं मिली बच्चों में, मालदीव में। तो इसीलिए मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट दिया गया। 3 डिसीज याद रखिएगा, एचआईवी, साइफिलीज और हेपेटाइटिस बी की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यह बताता है कि भैया मालदीव का जो प्रयास है, मतलब पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया है मालदीव को, ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट। वर्ल्ड का पहला देश जिसे यह दिया गया। 2025 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया संयुक्त रूप से 3 लोगों को, जोएल मॉकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। इन तीनों को दिया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, इनमें अगर हम जोएल मॉकिर की बात करें, ये यूएसए से आते हैं, फिलिप एगियन की बात करें ये फ्रांस के हैं, और तीसरे पीटर हॉविट की बात करें तो ये कनाडा से आते हैं। इन तीनों ने ही इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट पर रिसर्च की है, जैसे कि इन्होंने बताया ही कि नए आइडियाज और नए इनोवेशन किस तरीके से किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक होते हैं। यहां पर जो जोएल मॉकिर है, इन्होंने एक एनालिसिस किया है। इन्होंने बताया कि भैया जो किसी भी देश की इकोनॉमिकली ग्रोथ तब होती है जब उस देश में जो कल्चर है, वहां की जो सोसाइटी है, वो इनोवेशन और नए आइडियाज को अपनाती है। और इनके अलावा जो फिलिप एगियन और पीटर हॉविट है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि जो पुराने जो इनोवेशन होते हैं ना, वो नए इनोवेशन को जन्म देते हैं, और जो नए इनोवेशन है वो पुराने इनोवेशन को खत्म भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कीपैड फोन था, वो एक इनोवेशन था, लेकिन आगे चलकर टच स्क्रीन आया तो उसने जो कीपैड फोन से उनको खत्म कर दिया। तो इस तरीके से कोई एक इनोवेशन दूसरे इनोवेशन को जन्म देता है और पुराना इनोवेशन खत्म भी करता है। और इसके अलावा ये भी कहा इन्होंने कि भैया अगर कोई सोसाइटी जो इनोवेशन कल्चर है अगर उसको अपनाती है, तब अपना पाएगी जब वो थोड़ा सा एडप्टेशन सही रखेगी और अडॉप्ट कर पाएगी, तभी वो अपना पाएगी, और इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। जो देश ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, ज्यादा प्राचीन कालीन परंपराओं को फॉलो करते हैं, बदलना नहीं चाहते, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ कम देखने को मिलती है। तो इन तीनों ने ये कॉन्सेप्ट बताया है, इसलिए संयुक्त रूप से जोएल मॉकिर यूएसए के, फिलिप एगियन फ्रांस के और पीटर हॉविट कनाडा के, इन तीनों को दिया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2025 में। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो पहली चीज तो ये कि ऑस्ट्रा हिंद जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इस बार इस एक्सरसाइज का 4th एडिशन आयोजित किया जा रहा है, 4था एडिशन है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में यह आयोजित किया जा रहा है 4th एडिशन। 13 अक्टूबर को यह शुरू हुआ और 26 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से इंडिया ने 120 सोल्जर भेजे हैं, जिसमें गोरखा राइफल के हमारे सैनिक भी शामिल है। तो दोनों देशों की आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना, संयुक्त ऑपरेशन को बढ़ावा देना, इस एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल आयोजित होती है। पहली बार 2022 में इसका 1st एडिशन आयोजित किया गया था। भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहां से यह शुरू हुआ था। अब 4था एडिशन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रा हिंद
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। इस अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो इंडिया अंटार्कटिका में अपना चौथा रिसर्च स्टेशन बनाने वाली है और इसको नाम दिया गया है मैत्री सेकेंड। जब ये बन जाएगा तो ये चौथा होगा, लेकिन काम करने वाला एक्टिवली ये इंडिया का दूसरा होगा स्टेशन अंटार्कटिका में। देखिए, अंटार्कटिका एक दक्षिणी ध्रुव पर एक वीरान महाद्वीप है। पूरे वर्ल्ड के बीच में ट्रीटी है कि इस महाद्वीप पर कोई भी देश अपना रिसर्च कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, खनिजों को लेकर, या फिर वहां पर जो मिनरल्स है उनको लेकर, वहां के जो वाइल्ड लाइफ है उनको लेकर, लेकिन कोई दोहन नहीं कर सकता, सब रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए इंडिया ने भी अंटार्कटिका में काफी सारे रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं। पहले 3 हम कर चुके हैं, अब चौथे को मंजूरी दी गई है, अप्रूवल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसे नाम दिया गया मैत्री सेकेंड। ओके, जनवरी 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। आपको पता है मैत्री स्टेशन को ये रिप्लेस करेगा। मैत्री स्टेशन जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का 1989 में स्थापित किया जा चुका है, इसको रिप्लेस करके मैत्री सेकेंड की स्थापना की जाएगी। प्रोजेक्ट को गोवा में जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह मैत्री सेकेंड की विशेषता क्या होगी? तो यह भारत का पहला ग्रीन रिसर्च स्टेशन होगा अंटार्कटिका पर। चौथा है लेकिन पहला ग्रीन रिसर्च स्टेशन है। इसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ना, वो सोलर पावर और विंड एनर्जी से पूरी की जाएगी। ओके, इसके अलावा एडवांस इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए जाएंगे जो अभी तक बाकी के 3 स्टेशन में नहीं लगाए गए। तो इस तरीके से चौथा है मैत्री सेकेंड। अभी तक अंटार्कटिका में हमारे जो रिसर्च स्टेशन है, सबसे पहला था दक्षिणी गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया गया। इसने काम किया काफी समय तक, लेकिन आगे चलकर यह आइस में डूब गया, इसलिए इसको बंद कर दिया गया 1990 में। सेकेंड था मैत्री 1989, ठीक है, रिसर्च स्टेशन। और थर्ड है भारती 2012 में। तो ये 3 स्थापित किए जा चुके हैं। चौथा स्थापित होगा मैत्री सेकेंड। तो देखो, ये तो हो चुका है बंद, ये 2 एक्टिव थे तो इसको रिप्लेस कर देगा मैत्री सेकेंड। तो मैत्री सेकेंड और भारती ये 2 ही बचेंगे जो कि एक्टिव रहेंगे। हालांकि मैत्री सेकेंड 4th रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में इंडिया का। पहला कौन सा? दक्षिणी गंगोत्री, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी के लिए दिवाली की सेल क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर कंटिन्यू है। सारे ऑफर आपको, सारे जो कोर्सेस हैं वो काफी अच्छे ऑफर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंडियन पॉलिटी को और इंडियन हिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज आप क्विज और टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इन दोनों की लिंक दे दी है और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन से भी आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिवाली की सेल है 24 अक्टूबर तक रहेगी, फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को एक बार। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्चित डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? डुरंड रेखा की बात करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर एक एयर स्ट्राइक कर दी थी। तो जब अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया तो अफगानिस्तान ने ड्यूरंड रेखा के पास पाकिस्तान की जितनी भी चौकियां है वो सब उड़ा दी। तो दोनों देशों के बीच में युद्ध देखने को मिल रहा है और इसीलिए अभी जो ड्यूरंड रेखा है वो काफी सुर्खियों में है दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। आपको पता है जब पाकिस्तान नहीं था ना, उससे पहले से ड्यूरंड रेखा है, तब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, 1893 के आसपास बनी थी, है ना। अभी भी इस ड्यूरंड रेखा का कुछ हिस्सा भारत के लद्दाख राज्य में टच होता है, मतलब अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है भारत के लद्दाख से। तो अधिकतम सीमा रेखा उसकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर की और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की। कॉन्फ्लिक्ट के कारण अभी ये सुर्खियों में थी। सबसे पहली बार ये 12 नवंबर 1893 में बनी थी ड्यूरंड रेखा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। जब पाकिस्तान बन गया तो इसका अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाता है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 13 नवंबर तक बढ़ाया है।
वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगरिया, इनको अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक देनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन अब इस वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य के मध्य में रेवेन्यू या वित्त के बंटवारे के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है फाइनेंस कमीशन। सबसे पहली बार फाइनेंस कमीशन 1951-52 में स्थापित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ओके, अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगरिया। ये अपनी रिपोर्ट अब 30 नवंबर को देंगे क्योंकि कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ गया है और इनकी जो रिपोर्ट है वो 2026 से लेकर 2031 तक 5 साल के लिए लागू की जाएगी। 16वां फाइनेंस कमीशन 31 दिसंबर 2023 को 16वां फाइनेंस कमीशन गठित किया गया। 5 मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में। प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में गठित करता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर, आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, अरविंद पनगरिया जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, ये 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है। इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 साल के लिए लागू होगी। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट सारे मैंने आपको बता दिए, आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला वित्त आयोग था 1951 में स्थापित हुआ, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। इसकी सिफारिश 1952 में लागू हुई थी, 1952 से 1957 तक इस फाइनेंस कमीशन की। आखिरी जो था ना 15 फाइनेंस कमीशन 2017 में बना था, एन.के. सिंह अध्यक्ष थे। इस आयोग की सिफारिश 2021 से 26 तक और अब 16 अरविंद पनगरिया, इनकी सिफारिश या इस आयोग की सिफारिश 2026 से 2031 तक लागू की जाएगी। विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में हंगर को खत्म करना और फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना वर्ल्ड फूड डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस को शुरू किया गया था 1979 में और तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। 2025 में हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर वर्ल्ड फूड डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 2026 से 2029 की अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमेटी या कमीशन का सदस्य 2026 से 2029 के लिए चुना गया है PV सिंधु को, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन को गवर्न करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाती है बैडमिंटन के लिए, रूल करती है बैडमिंटन के लिए। BWF की एथलीट कमीशन करती है एक काम, ये क्या करती है कि जितने भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनकी कोई भी अगर समस्या है, कोई भी सिफारिश है तो वो BWF तक पहुंचाती है और BWF की कोई प्रॉब्लम है तो उसे एथलीट जो होते हैं अलग अलग उन तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करता है BWF एथलीट कमीशन। ठीक है, तो PV सिंधु को हाल ही में इसका मेंबर एक बार फिर से अपॉइंट किया गया। हालांकि PV सिंधु 2017 से 2025 तक अभी इसकी मेंबर थी ही, अब एक बार फिर से 2026 से 2029 तक के लिए इन्हें मेंबर बनाया गया है और 5 मेंबर वैसे चुने गए हैं, इनमें से एक है PV सिंधु। अच्छा, BWF एथलीट कमीशन का काम मैं आपको बता चुका हूं, इसमें 6 मेंबर होते हैं लेकिन आज अभी 5 मेंबर के लिए चुना हुए थे, तो एक हमारी इंडियन है PV सिंधु। ओके, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काम मैं आपको बता ही चुका हूं, 5 जुलाई 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है ये प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो कुनियिंग पटामा थाईलैंड से आते हैं जो कि इसके अध्यक्ष के या प्रेसिडेंट के पद पर हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से इसे पुकारा जा सकता है। ठीक है, PV सिंधु तेलंगाना से आती है। अचीवमेंट देखें तो जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने बैडमिंटन में जीता था।
पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड 2013 में, पद्मश्री 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 में और पद्म भूषण 2020 में दिया जा चुका है। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जो सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 1972 में ये एक्ट आया था भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। इसमें संशोधन को विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य बना है केरला। देखिए, केरला चाहता है कि कुछ स्पीशीज वहां पर जो कि वहां के फसलों को बर्बाद कर देती है, जैसे वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, वहां पे जो हाथी हैं, वो क्या करते हैं कि वहां की फसलों को बर्बाद कर दे। तो स्पेशली केरला ने एक अमेंडमेंट पास किया है, वो चाहती है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वो अमेंडमेंट कर ले, ताकि कुछ स्पीशीज जो कि शेड्यूल 2 और 3 में शामिल है उनको दरिंदा, है ना, घोषित किया जा सके और उन पर कंट्रोल करने के लिए या तो उनको मारा जा सके या फिर उनको जैसे बेहोशी का इंजेक्शन देके फिर उनको दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाए या फिर मतलब चिड़ियाघर जैसे प्लेसेस में कैद किया जाए ताकि उनसे बचा जा सके, फसलों की रक्षा की जा सके। तो इसलिए क्या किया, केरला गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पास किया। देखिए, एक चीज समझिए, ये अमेंडमेंट इसलिए पास कर पा रहा है क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वन्य जीवन कंकरेंट लिस्ट का विषय। अब हुआ ये कि केरला ने पहले सेंट्रल से परमिशन मांगी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, और अब इन्होंने बिल तो पास किया है, लेकिन इसको प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाना पड़ेगा। राज्यपाल के बाद फिर इसे प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाना पड़ेगा। अब बहुत कम उम्मीद है कि प्रेसिडेंट यहां पर भी इनको परमिशन देंगे, क्योंकि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जैसे जंगली सुअर ये खेतों में आ जाते हैं और केरला में ये काफी समस्या है, तो इन्हें वर्मिन घोषित किया जाए, दरिंदा घोषित किया जाए, ताकि इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार स्टेप उठा पाए। इसलिए केरला ने अपने यहां पर अमेंडमेंट बिल पास किया है। हालांकि उम्मीद कम है कि सेंट्रल से परमिशन मिलेगी। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, 6 शेड्यूल स्पेशली दिए गए। शेड्यूल 1 में जो स्पीशीज है ना, उस पर तो कभी भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, मतलब उनको तो मारा ही नहीं जा सकता, वर्मिन उनको घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे टाइगर हो गए, काले हिरण हो गए, ये तो बहुत संरक्षित है। शेड्यूल 2 से शेड्यूल 5 तक की जो प्रजातियां, उनको कुछ केसेस में वर्मिन घोषित किया जा सकता है और उनके कंट्रोल के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है, देना सेंट्रल को ही। और शेड्यूल 6 जो है ना, उसमें कुछ प्लांट स्पीशीज आती है जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी, प्रोटेक्टेड प्लांट आते हैं। तो इस तरीके से ये 6 शेड्यूल है। हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया? भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के 3 पोर्ट ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया। कितने पोर्ट है? 3। कौन कौन से? तो इन 3 पोर्ट में एक है गुजरात में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी या दीनदयाल पोर्ट, फिर एक तमिलनाडु में देखने को मिलता है वीओ चिदम्बरानार पोर्ट अथॉरिटी, ये तमिलनाडु में चिदम्बरानार तमिलनाडु का पोर्ट है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया, और पारादीप पोर्ट है ओडिशा में। इन तीनों को दिया गया है ग्रीन हाइड्रोजन हब का स्टेटस। किसके तहत? तो यह दिया गया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन हब होता क्या है? देखिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा हब जहां पर जो एरिया या रीजन होता है ना, वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन और उसके प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, वहीं पर स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारा काम जिस जगह से, एक ही जगह से हो जाएगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। तो 3 पोर्ट को भारत में ग्रीन हाइड्रोजन हब का दर्जा दिया गया, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया जा सके। इसीलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी लॉन्च किया गया है, ताकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये लॉन्च किया गया था 2022 में, 2 फेज में लॉन्च किया जा रहा है, 2022 से 2026 और 2026 से 2030। और इसके लिए सेंट्रल ने बजट रखा है 19,744 करोड़ रुपए का 2029-30 तक के फाइनेंशियल ईयर तक के लिए। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडिया के 3 पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट का दर्जा दिया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? वर्ल्ड हेल्थ समिट
2025। इसका आयोजन किया गया जर्मनी के बर्लिन में। अच्छा, अगर वर्ल्ड हेल्थ समिट है तो किस मुद्दे पर यहां पर चर्चा करेंगे? हेल्थ इशू और हेल्थ सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, हेल्थ इश्यूज को कैसे खत्म किया जा सके, हेल्थ सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, और सभी देशों को हेल्थ सेक्टर के विस्तार से कैसे जोड़ा जा सके। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक जर्मनी के बर्लिन में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, 2025 में। वैसे देखिए, हाइड्रोजन समिट की थीम पूछी जाएगी, इसकी संभावना कम है, मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दी है, पर आप छोड़ सकते हो। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की शुरुआत की गई थी 2009 में। 2025 में इसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। आयोजन WHS एक फाउंडेशन है, एनजीओ की तरह काम करता है ये, और WHO के द्वारा संयुक्त रूप से करवाया जाता है। सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेशल्स, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं पैट्रिक हार्मिनी। सेशल्स देश के नए प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्मिनी। ओके, तो सेशल्स में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। अभी तक वहां पर प्रेसिडेंट थे वावेल राम कलावन, लेकिन अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें वावेल राम कलावन को रिप्लेस किया है प्रेसिडेंट पद पर पैट्रिक हार्मिनी ने। तो ये बन गए नए प्रेसिडेंट सेशल्स देश के। सेशल्स की बात करें, ईस्ट अफ्रीका में एक आइलैंड कंट्री है। अगर आप यहां पर लोकेशन देखेंगे तो आपको यहां पर सेशल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। तो दक्षिण पूर्व में या फिर ईस्ट अफ्रीका में एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, सेशल्स। अफ्रीका की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, 155 आइलैंड का समूह है, लेकिन सबसे छोटा देश इंडियन ओशियन में है, और इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स देश के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये बने कौन? पैट्रिक हार्मिनी। IUCN कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली इंडियन बनी है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN कैंटन मिलर अवार्ड, इस अवार्ड को जीतने वाली पहली इंडियन है डॉक्टर सोनाली घोष। वैसे देखिए, ये जो अवार्ड है ना, यहां पर आप बीच में देख सकते हैं डॉक्टर सोनाली घोष है। तो इस अवार्ड को जीतने वाली IUCN का अवार्ड है। IUCN का फुल फॉर्म देखे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली संस्था है। ये एक अवार्ड देती है IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। ये 2025 में दो लोगों को दिया गया। एक तो इक्वेडोर देश की है रॉक सिमोन सेविला लारिया, और इनके साथ संयुक्त रूप से एक इंडियन ने पहली बार इस अवार्ड को जीता है, और यह हो जाती है सोनाली घोष। इंडियन से ही हमको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अवार्ड क्यों दिया गया? तो नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि देखिए, संस्थान वाइल्ड लाइफ की है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है ना, नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए जिन्होंने काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। 2025 में इक्वेडोर के रॉक सिमोन सेविला लारिया के साथ सोनाली घोष इंडियन को दिया गया। अब यहां पर हम कैजुअली सोनाली घोष की बात करते हैं। सोनाली घोष IAFS अधिकारी है, इंडिया की IAFS ऑफिसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क में फील्ड डायरेक्टर के रूप में तैनात है। इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के मैनेजमेंट के लिए काफी काम किया है ना। वहां पर फ्लड से काफी जानवरों को, जीवों को बचाया। उसके बाद इस नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाने में काफी काम किया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से वहाँ के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए काफी काम किया है। इसलिए सोनाली घोष को यह अवार्ड दिया गया। हालांकि इनको अभी 2025 में कर्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका, और छोटे छोटे इनको काफी अवार्ड अदर भी दिए जा चुके। पर अब IUCN कैंटन मिलर अवार्ड दिया गया सोनाली घोष को। इंटरनेशनल अवार्ड है, हर 2 साल में दिया जाता है। IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि IUCN की ही एक संस्था है, ये इस अवार्ड को देती है, और $5000 इस अवार्ड के तहत राशि के रूप में दिए जाते हैं। पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के विनर कौन है? इंडिया में पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के विनर है राजपुताना रॉयल्स। ये पहली बार आयोजित की गई है आर्चरी प्रीमियर लीग। आयोजन हुआ है इसका नई दिल्ली में। ओके, यहां पर राजपुताना रॉयल्स ने पृथ्वीराज योद्धास
को हराकर यह खिताब जीता है। पहला आर्चरी प्रीमियर लीग। आर्चरी के लिए एक भारत में प्रतियोगिता इसी साल शुरू हुई है, पहला ही एडिशन है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नई दिल्ली में आयोजन, राजपूताना रॉयल्स विनर और पृथ्वीराज योद्धा रनर अप रहे। आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करवाया है, जो कि इंडिया में आर्चरी को गवर्न करने वाली बॉडी है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1973 में स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और अर्जुन मुंडा इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन है? विमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 की विनर रही है अर्जेंटीना की विमेन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। ठीक है, तो अर्जेंटीना यहां पर विनर रहा। आयोजन इंडिया में हुआ है, केरला में। पहली बार है जब इंडिया में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया, विमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 में। आज तक इंडिया में इसका आयोजन कभी नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार केरला में, दक्षिण भारत में इसका आयोजन किया गया। 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। फाइनल में अर्जेंटीना की ब्लाइंड विमेन फुटबॉल टीम ने इंग्लैंड को हराकर इस कंपटीशन को अपने नाम किया। तो अर्जेंटीना विनर हो जाता है, इंग्लैंड हो जाता है रनर अप। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि इंडिया इस कंपटीशन में 5वें स्थान पर रहा है। 2 साल में एक बार ये ब्लाइंड विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, 2 साल में एक बार। ठीक है ना। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन करता है। इंटरेस्टिंग यह है कि 2025 में इसका विनर अर्जेंटीना था, और 2023 में जब इसको आयोजित किया गया था तब भी इसे अर्जेंटीना ने ही अपने नाम किया था। आयोजन क्योंकि इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन कराता है, तो इसकी भी बात करें। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, और जर्मनी के बॉन में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। ठीक है। 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को फाइनल मेडल टेली में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये वाटर गेम से। ठीक है। 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 11वां एडिशन है, और इंडिया को 11वीं ही रैंक प्राप्त हुई है। आंसर डी। ठीक है। आयोजन कहां हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, तो इस बार इसका आयोजन किया गया इंडिया में, गुजरात के अहमदाबाद में। इंडिया ने कंपटीशन में 13 मेडल जीते, और 13 मेडल के साथ हम मेडल टेली में 11वीं रैंक पर रहे हैं। 13 मेडल में से हमारे पास 9 आए ब्रॉन्ज, और 4 हमने जीते सिल्वर। पहले नंबर पर चाइना रहा, सेकंड पर कजाकिस्तान, और थर्ड पर रहा है जापान। इंडिया की रैंक 11वीं आई है। 11वें एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। 11वां एडिशन था, 28 सितंबर को शुरू हुआ, 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया अहमदाबाद में। जलवीर इसका मैस्कॉट था, मतलब एक लॉयन का फेस है, लॉयन से प्रेरित होकर नीले कपड़ों में लॉयन का फेस है, यह मैस्कॉट है। हर साल ये प्रतियोगिता, हर 4 साल में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, और एशिया एक्वाटिक्स नाम की संस्था इसका आयोजन करवाती है। पहली बार एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 1980 में शुरू की गई थी। 2025 में अहमदाबाद में आयोजन, इंडिया मेडल टेली में 11वें स्थान पर रहा है। चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कीरू जल विद्युत या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह स्थित है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह चिनाब रिवर है, और यह जम्मू कश्मीर का एरिया है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि 12 लाख क्यूबिक मीटर के डैम का जो वर्क है ना, वो 10 लाख क्यूबिक मीटर तक पूरा हो गया है, और इन फ्यूचर दिसंबर 2026 तक इस डैम का काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुर्खियों में था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 624 मेगावाट है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर। हाल ही में रवि नायक का निधन हो गया है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? रवि नायक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गोवा में काफी अदर मिनिस्ट्रीज भी इन्होंने संभाली है। अभी कुछ समय पहले ही रवि नायक का निधन हो गया, 79 वर्ष की आयु में। एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, और गोवा राज्य में गोवा के चौथे सीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। बीजेपी से आते हैं। 1991 से 1993 तक गोवा के सीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं, चौथे चीफ मिनिस्टर, गोवा से ही संबंधित। और
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए अनंत गोयनका। फिक्की क्या है, काफी बार हमने बात की है, अगर आपने नाम ध्यान से पढ़ा हो तो। फिक्की को कहा जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भारत में एक उद्योग परिसंघ है, जितने भी इंडस्ट्रीज है उनका एक मतलब एक संघ है ये, है ना। और गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, संस्था है। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष अनंत गोयनका को अपॉइंट किया गया 2025 से 2026 के लिए। अभी तक इस पद पर हर्षवर्धन अग्रवाल कार्यरत थे, इनको रिप्लेस किया है अनंत गोयनका ने। अनंत गोयनका मुंबई से आते हैं, आरपीजी ग्रुप के ये वाइस चेयरमैन है। काफी सारे अदर अवार्ड भी इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं। और अब अनंत गोयनका फिक्की के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, किस देश में कितना ज्यादा हंगर है, कितनी ज्यादा भूखमरी है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, स्पेशली 4 इंडिकेटर्स होते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण कितना ज्यादा है, 5 साल के कम उम्र में मृत्यु दर कितनी ज्यादा है ना, उनकी एज के हिसाब से उनका वेट बढ़ रहा है कि नहीं, वेट के हिसाब से उनकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं। इन आधार पर हंगर को मापा जाता है, स्पेशली कुपोषण को देखा जाता है बच्चों में। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, किस देश में भुखमरी कितनी ज्यादा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2025 में इस इंडेक्स में इंडिया को 102 रैंक पर रखा गया। 2024 में जब ये इंडेक्स आया था तब हमारी रैंक थी 105, अब हमारी रैंक है 102, मतलब 3 रैंक की हमारी सुधार हुई है। यूरोप के 2 एनजीओ हैं, वो इस रिपोर्ट को निकालते हैं। एक है कॉन्सन वर्ल्ड वाइड और एक है वेल्थ हंगर हिल्फ। ये 2 एनजीओ हैं यूरोप के, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हर साल जारी करते हैं। इंडिया को 2025 में 102 रैंक मिली और भारत का स्कोर है 25.8। देखिए, जितना कम स्कोर होगा ना, हंगर उतना कम होगा उस देश में। जितना कम स्कोर होगा, हंगर उतना कम, मतलब लिस्ट में उतनी ऊंची रैंक। समझ में आया? तो इंडिया को 102 रैंक दी गई और स्कोर है 25.8। देखिए, इस बार टोटल 123 देशों को काउंट किया गया था। 123 देशों में इंडिया की 102वीं रैंक है। 2024 में हमारी 105वीं रैंक थी। हम जो आते हैं ना, वो सीरियस कैटेगरी में आते हैं। हंगर की ये कैटेगरी देता है, उसमें हम सीरियस कैटेगरी में सबसे टॉप पर। वैसे टॉप की रैंक नहीं दी जाती है, जो भी 1 से 25 की रैंक में होते हैं ना, उनको 1 से 25 की रैंक में डाला जाता है। यहां पर लिस्ट के अकॉर्डिंग आर्मेनिया पहले स्थान पर है, सेकंड पर बेलारूस और तीसरे पर जो बोस्निया और हर्जेगोविना, इनको रखा गया है। सबसे लास्ट रैंक 123 पर रखा गया है सोमालिया को। बुरुंडी और यमन को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसको रैंक से बाहर ही रखा गया है। तो सबसे लास्ट रैंक पर है सोमालिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूरोप की 2 एनजीओ ये इस इंडेक्स को हर साल जारी करते हैं। समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया? तो समुद्र शक्ति जो नेवल एक्सरसाइज से, इसका आयोजन इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में किया जाता है। किसके बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में। अभी ये 14 से लेकर 17 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और इस बार ये 5th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। समुद्र शक्ति 2025, समुद्र शक्ति का 5th एडिशन आयोजित किया गया इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए और एक साथ काम कर सके, एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए इंडिया और इंडोनेशिया ने 2018 में शुरुआत की थी समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज की। 2025 में इसका 5th एडिशन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आईयूसीएन स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईयूसीएन आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन पहली बार एशिया से इसके अध्यक्ष बने हैं और वो इंडिया से हैं। ये है विवेक मेनन। आंसर है ओके। तो आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के नए अध्यक्ष बने कौन? विवेक मेनन।
देखिए, विवेक मेनन की बात करें ना, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है, इसके को फाउंडर है। ठीक है। अब ये पहली बार एशिया के पहले से व्यक्ति जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, एशिया के पहले व्यक्ति जो कि IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के अध्यक्ष बने। अभी तक जॉन पॉल इस पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है विवेक मेनन ने। ये चेयरमैन बने हैं 2025 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए। अब अगर हम कमीशन की बात करें कि कमीशन का क्या करता है, तो IUCN की 6 जो कमीशन है, आयोग है, जो कि सभी जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उनमें से एक है IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। IUCN की सबसे बड़ी कमीशन है 6 में से। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर, और पहली बार एशियाई अध्यक्ष बने भारत के विवेक मेनन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का ओवरऑल कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, इसमें काफी अलग अलग कैटेगरीज होती है, लेकिन एक ओवरऑल कैटेगरी होती है। इसका अवार्ड जीता है विम वॉन डेन हेवर ने। एक दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर है, दक्षिण अफ्रीकन फोटोग्राफर विम वैन डेन हेवर। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इन्होंने एक फोटो क्लिक की है, यहां पर ये फोटो देखिए, ये है आपके विनर। ठीक है। फोटो जो है ना, इसको नाम दिया गया है गोस्ट टाउन विजिटर। इनको इस फोटो के लिए, वैसे देखिए अवार्ड जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 18 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक एक कैटेगरी तो हम याद नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होती है ना, वो ग्रैंड टाइटल होता है, यही होती है ओवरऑल कैटेगरी। तो इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है साउथ अफ्रीकी फोटोग्राफर विम वॉन डेन हेवर ने, इनके फोटो के लिए जिसका नाम है गोस्ट टाउन विजिटर। यह अवार्ड एक लंदन का म्यूजियम है, यूके लंदन का एक म्यूजियम है, द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, यह देता है हर साल बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटो को, या उसके जो क्लिक करने वाला फोटोग्राफर है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1964 में। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर विम वैन डेन हेवर को गोस्ट टाउन विजिटर उनके फोटो के लिए दिया गया। ओके, तो यहां पर 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। एक एक फैक्ट समझा, एक एक क्वेश्चन समझा, डिटेल में सारे एक एक इंफॉर्मेशन को यहां पर हमने समझा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, दिवाली सेल का फायदा उठाइए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।